नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स का हुआ आयोजन। 2050 तक खराब हो जाएगा पृथ्वी पर मौजूद 90% मिट्टी की गुणवत्ता। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स का आया सुझाव। बेलारूस बना एससीओ का सदस्य। अस्ताना में आयोजित हुआ सम्मेलन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शिरकत। और आज देश मना रहा है स्वामी विवेकानंद की 122वीं पुण्यतिथि। 12 जनवरी को इनकी जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना में निभाई थी बड़ी भूमिका। बीते दिनों मोरक्को के अगादिर शहर में यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को यूनेस्को और मोरक्को ने मिलकर आयोजित किया था। इस दौरान यूनेस्को ने दुनिया भर में मिट्टी की बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। यूनेस्को ने मिट्टी की स्थिति को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं उनसे जैव विविधता और इंसानी जीवन के लिए बड़े खतरे की तस्वीर सामने आती है। यूनेस्को के मुताबिक 2050 तक पृथ्वी पर मौजूद 90% मिट्टी खराब हो जाएगी। ये तो भविष्य की बात हुई। वर्तमान में मिट्टी की कंडीशंस को लेकर कुछ आंकड़े देखिए। वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन के मुताबिक दुनिया की 75% मिट्टी की गुणवत्ता खराब है। इसका असर 3.2 बिलियन लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन को यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश किया जाता है। मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता को लेकर यूनेस्को ने वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स का सुझाव दिया है। ये इंडेक्स अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता की तुलना करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी को लेकर मानक भी निर्धारित किए जा सकेंगे। इसके अलावा यूनेस्को मिट्टी के मैनेजमेंट को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मिट्टी को कंजर्व करने की कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप की जाएंगी, जिन्हें बाद में दुनिया के अन्य हिस्सों में लागू किया जा सकेगा। हम लगातार मिट्टी की खराब गुणवत्ता या सॉइल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इस बात का? देखिए, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं, क्योंकि मिट्टी में कुछ भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं। लेकिन जब सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन के चलते मिट्टी की टॉप सॉइल यानी ऊपरी परत में से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो इसे सॉइल डिग्रेडेशन कहा जाता है। मृदा अपरदन की वजह प्राकृतिक हो सकती है और मानव निर्मित, दोनों होती है। जैसे अगर हवा या पानी के चलते मृदा अपरदन हुआ तो प्राकृतिक कारण होगा, लेकिन अगर इंसानों द्वारा पेड़ काटने के चलते मृदा का अपरदन हुआ तो ये मानव निर्मित कारण होगा। मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता का सबसे खराब रिजल्ट होता है कि ये भूमि को मरुस्थल में तब्दील कर देता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी यूएनसीसीडी को लाया गया था। इसका मकसद सुरक्षित भविष्य के लिए मिट्टी की सुरक्षा करना था। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी तौर पर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इसमें 197 पार्टीज शामिल हैं। इनमें से 196 देश हैं और एक संस्था है ईयू। अपना भारत भी इस संधि में शामिल है। इसी के साथ अलाइन होकर भारत ने नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन लॉन्च किया था। आपको बता दें कि यूनेस्को से मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना को बढ़ावा देने का काम करती है और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे हैं। 5 जुलाई को 2 उम्मीदवारों के बीच रन ऑफ होना है। गौरतलब है कि मई 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। इस खबर को मैंने न्यूज़ एट 9 में कवर भी किया था। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति चुनावों के लिए मैदान में कई उम्मीदवार थे, जिनमें से 2 के बीच अब अगले चरण में मुकाबला होगा। ईरान के गृह मंत्रालय के मुताबिक मतदान में किसी एक उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट न मिल पाने के कारण अब दूसरे चरण का मतदान होगा, यानी रन ऑफ कराया जाएगा। ईरान में अगर चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से कम वोट मिलते हैं तो चुनाव का दूसरा चरण आयोजित किया जाता है। दूसरे चरण के चुनाव में 2 उम्मीदवार सुधारवादी यानी रिफॉर्मिस्ट नेता मसूद पेजेश्कियान और कंजर्वेटिव नेता सईद जलीली आमने सामने हैं। रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव ये 2 शब्द ईरान की राजनीति में बड़ी भूमिका रखते हैं। कंजर्वेटिव को पश्चिमी मीडिया हार्डलाइनर भी कहती है। इन दोनों शब्दों में विचारधारा का अंतर है। देखिए, रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के नेता पश्चिम के देशों को ईरान का दुश्मन नहीं मानते, जैसे कि मसूद पेजेश्कियान
ईरान की मोरल पुलिस द्वारा महिलाओं के कपड़ों को लेकर की जाने वाली कार्रवाई को अनैतिक मानते हैं। मसूद पेजेश्कियान पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध बेहतर करने पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए पश्चिम के साथ संबंध बेहतर होने चाहिए। दूसरी तरफ हार्डलाइनर आइडियोलॉजी के नेता सईद जलीली पश्चिमी मुल्कों के आगे घुटने न टेकने के लिए जाने जाते हैं। इस आइडियोलॉजी के कोर में पश्चिमी देशों का विरोध शामिल होता है। जलीली रूस और चीन के साथ करीबी संबंधों के भी हिमायती हैं। सईद जलीली सुप्रीम लीडर के साथ भी नजदीकी संबंध रखते हैं। देखिए, भले ही ईरान में राष्ट्रपति के पद पर कोई भी काबिज हो, यहाँ की राजनीति में असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास है। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ईरान के दूसरे सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति को नागरिकों द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। संसद में शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर की आधिकारिक स्वीकृति हासिल करने की जरूरत होती है। ईरान में राष्ट्रपति सरकार के रोजाना के कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है। घरेलू नीति और विदेश नीति के मामलों पर भी राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वहीं सुप्रीम लीडर शिया इस्लामी धर्मशास्त्र में वेलायते फकीह के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम लीडर ही ईरान में अंतिम शासक होता है और देश से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उसी को होता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर पद की व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम लीडर ही ईरान का प्रमुख और कमांडर इन चीफ होता है। सुप्रीम लीडर बनने की पहली शर्त है कि सिर्फ पुरुष ही इस पद पर आसीन हो सकता है। ईरान में जिस प्रकार का इस्लामी कानून है, उसके अनुसार सुप्रीम लीडर के पद पर केवल एक उच्च रैंक वाला शिया धर्मशास्त्री ही बैठ सकता है। वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खामनेई हैं। 1989 से सत्ता में हैं। वे न केवल सभी राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करते हैं, बल्कि सेना, न्यायपालिका, संरक्षक परिषद यानी गार्डियन काउंसिल और राज्य मीडिया को भी वही निर्देशित करते हैं। इसके अलावा उन्हें सीधे सरकार और न्यायपालिका के काम में भी दखल करने का अधिकार है। यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि ईरान में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंची है। इसके पीछे भी सुप्रीम लीडर की पावर काम करती है। ईरान में कौन चुनाव लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा, इसका फैसला गार्डियन काउंसिल करती है। तो जो भी महिलाएं राष्ट्रपति पद के लिए अपना दावेदारी पेश करती हैं, उन्हें गार्डियन काउंसिल पहले ही खारिज कर देती है। तीन से 4 जुलाई के बीच SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सालाना सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुआ। इस मौके पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न शामिल होने के चलते मीडिया हाउसेज के बीच कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें से एक अनुमान है कि शायद भारत चीन की उपस्थिति वाले इस फोरम को अहमियत नहीं दे रहा। साथ ही इससे जाहिर हो रहा है कि भारत SCO को कम महत्व दे रहा है। बीते साल SCO का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में ही आयोजित हुआ था, लेकिन तब भी लास्ट मोमेंट पर इस सम्मेलन को वर्चुअली आयोजित करने की बात कही गई थी। तब भी ये कयास लगाए गए थे कि शायद भारतीय नेतृत्व चीन के नेताओं से सीधे तौर पर मुलाकात नहीं चाहता। इन कयासों के विपरीत भारतीय प्रधानमंत्री की स्पीच को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सम्मेलन में पेश किया गया। इसमें SCO को भारतीय विदेश नीति में अहम करार दिया गया। साथ ही SCO को सिद्धांतों पर आधारित संस्था बताया गया। इस मौके पर भारत ने ईरान को बधाई दी। दरअसल ईरान बीते साल ही भारत की अध्यक्षता में SCO का पूर्ण सदस्य बना है। इस सम्मेलन में ईरान ने बतौर पूर्ण सदस्य पहली बार हिस्सा लिया था। साथ ही बेलारूस को भी भारत ने बधाई दी। अस्ताना में आयोजित हुए सम्मेलन में बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बना है। देखिए, SCO को वैसे भी एंटी वेस्ट माना जाता है। ईरान और बेलारूस को इसमें फुल मेंबर बनाए जाने से अब ये इमेज और भी पुख्ता हो गई है। आपको बता दें, SCO एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। इसका सचिवालय है बीजिंग में। SCO का ही एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय है कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, जो कि ताशकंद, उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसका मकसद सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास को मजबूत करना है। साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर सहयोग विकसित करना है। इस सम्मेलन के बाद बेलारूस समेत इसमें कुल 10 सदस्य हो गए हैं। इनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान,
ईरान और बेलारूस शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई थी। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वामी विवेकानंद भारत के प्रसिद्ध फिलोसोफर, महान संत और धार्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके जयंती के मौके पर भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के मकसद से उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहां पर यह ध्यान रखना है कि परमहंस मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने नहीं। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, लेकिन इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके मुताबिक मूर्ति पूजा उपासना का सरल तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को बताया कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। इस मौके पर उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत मेरे भाइयों और बहनों के नाम से की थी, जो कि काफी प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने पश्चिमी दुनिया का भारत के वेदांत और योग दर्शन से परिचय कराया। उनकी प्रमुख किताबों में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग शामिल है। आइए अब समय हो गया है आज के टर्म ऑफ द डे का, और टर्म ऑफ द डे में आज है आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ओडीआई। देखिए, आउटगोइंग एफडीआई के लिए ओडीआई एक बेसिक टर्म है। एफडीआई दो तरह से काम करती है, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट अब भारतीय कंपनी टाटा में निवेश कर ले तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इसका एग्जाम्पल होगा। वहीं अगर भारतीय कंपनी टाटा अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट में निवेश करे तो इसे कहेंगे आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ के दौरान लगाए गए नारों ने एक नए विवाद को जन्म दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण नियमों में संशोधन किया है। सदन के कामकाज से संबंधित विशिष्ट मामलों के प्रबंधन के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्देश के अंतर्गत निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा गया है। इस खंड के अनुसार कोई सदस्य निर्धारित प्रारूप में ही शपथ लेगा। उसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं होगा। अब यदि हम सदस्यों के शपथ की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार प्रत्येक सदस्य स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा तथा ली गई शपथ संविधान की अनुसूची 3 के अनुरूप होगी और इसकी भाषा अंग्रेजी या 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से एक होगी। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस मिशन के तहत शुरू किए गए कुल प्रोजेक्ट का 90% पूरा कर लिया गया है और इसके लिए आवंटित बजट का 97% जारी किया जा चुका है। जारी किए गए अमाउंट का 93% उपयोग में लाया जा चुका है। स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें तो इसे भारत सरकार ने 25 जून 2015 को शुरू किया था। इसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। इसका मकसद इन शहरों में बुनियादी ढांचा प्रदान करना है जो सस्टेनेबल और समावेशी शहरों को बढ़ावा दे। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा यह केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ एक साझेदारी की है। ये साझेदारी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका क्षेत्र में डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देगी। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर क्यूआर कोड आधारित यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से भुगतान को सक्षम बनाया जाएगा। यह भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को बिना बाधा के और सुरक्षित लेन देन की सुविधा प्रदान करेगी। ये साझेदारी भारत और यूएई के बीच 4 महीने पहले हस्ताक्षरित एक समझौते के बाद हुई, जिसके तहत यूपीआई को यूएई के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ा गया था। यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा का हिस्सा था। वैश्विक स्तर पर कुछ देश जो यूपीआई भुगतान को समर्थन करते हैं उनमें श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान और नेपाल के नाम शामिल हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते भारतीय शहरों की स्थिति खराब होती जा रही है। दरअसल लांसेट जनरल में वायु प्रदूषण पर किए गए एक अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार 10 भारतीय शहरों में 7% मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है।
इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शामिल हैं। इन 10 शहरों में PM 2.5 की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक थी। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण हर साल औसतन 33,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। वहीं दिल्ली में हर साल लगभग 12,000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं, जो देश के किसी भी शहर के लिए सबसे अधिक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश शामिल हैं, जिनमें भारत का नाम भी आता है। इसकी स्थापना 1972 में यूनेस्को के 17वें सत्र में की गई थी। यह समिति विश्व धरोहर सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह विश्व धरोहर कोष से वित्तीय सहायता आवंटित करती है और किसी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने या न करने पर अंतिम निर्णय लेती है। समिति का 45वां सत्र सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बदले हैं। चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। दरअसल झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें 5 महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। आइए अब समय है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी तौर पर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। और दूसरा कथन है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में किसे 10वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? ईरान, भारत, बेलारूस या फिर पाकिस्तान? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और मंगोलिया, भारत और थाईलैंड, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका? और सही जवाब है विकल्प A, भारत और मंगोलिया। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का गठन FAO और WHO ने मिलकर किया है। और दूसरा कथन था, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के कोड सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प A यानी केवल एक। तो आज के न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस बुलेटिन को लाइक भी करना है। नमस्कार।